हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक कंप्लीट किया था? सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हो गया था ना? क्वेश्चन सॉल्व किए तुम लोगों ने? तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? कौन से? क्या सिग्निफिकेंट फिगर के? लिखो। देखो वहां पे हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था? फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं वहां पे किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज की। जब भी हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? वहां पे हम स्टडी कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। और जो भी फिजिकल क्वांटिटीज थी, यानी बेसिकली हमने क्या डिफाइन किया था? फिजिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं नेचर्स के लॉ की, और सबसे पहले हमें नेचर्स के लॉ को क्या करना है? डिफाइन करना है, जिसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है? फिजिकल क्वांटिटीज की। और फिजिकल क्वांटिटीज को इससे पहले हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक को हमने बोला था वहां पे फंडामेंटल, दूसरे को हमने क्या बोला था? डिराइव्ड, और तीसरा जो था वो था वहां पे सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्या थी? क्या थी फंडामेंटल क्वांटिटीज? हाँ, जो किसी भी हाँ, और डिराइव्ड क्या थी? जिनको हम फंडामेंटल के टर्म में क्या करते थे? एक्सप्रेस करते थे। अब अगेन हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। पहला जो रहता है इसको हम बोलते हैं स्केलर, और दूसरे को हम वहां पे क्या बोलने जा रहे हैं? वेक्टर। तो अगेन हम फिजिकल क्वांटिटीज को अब क्या करेंगे? 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। तो हेडिंग डालो फिर से वहां पे फिजिकल क्वांटिटीज, और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। तो वहां पे बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं? जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, अब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम क्या कर रहे हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम बोल रहे हैं स्केलर, और दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं? वेक्टर। अब देखो, जब स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिनका वहां पे केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब जैसे देखो यहां पे, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे ग्राउंड है, यहां पे ग्राउंड है, और ग्राउंड पे एक पर्सन है, यहां पे ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पर्सन है, और ये पर्सन चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। मैंने क्या बोला? ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पर्सन है, और ये पर्सन चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, जब कभी हम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि पर्सन 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही कि नहीं मिल रही? हम ये बोल सकते हैं कि जो भी पर्सन है वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 50। लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं कि पर्सन 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो हमें डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली क्या? ऐसा मैंने बोला क्या कि पर्सन राइट की ओर गया, लेफ्ट की ओर गया, या आगे या पीछे गया? तो यहां पे जब मैंने 50 मीटर पर सेकेंड लिखा तो हमें डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो ये जो 50 मीटर पर सेकेंड रहता है वो एग्जाम्पल है, और किसका एग्जाम्पल है? स्पीड का।
तो जब हम 50 मीटर पर सेकेंड की बात करेंगे तो यहां पे वो क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। लेकिन अब मैं अगले स्टेप में क्या करता हूं, अगले स्टेप में मैंने बोला कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अब साथ में मैंने यहां पे क्या किया, इस तरह से एक एरो पुट किया। और अब मैंने क्या बोला कि जो पर्सन है, पर्सन 50 मीटर पर सेकेंड से अब कहां जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है। यानी यहां पे हम बोल रहे हैं कि जो भी पर्सन है वो 50 मीटर पर सेकेंड से किसके अलोंग चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो जब तुम ऐसा बोलते हो कि पर्सन 50 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स के अलोंग चल रहा है, तो बताओ हमें दोनों चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही कि नहीं मिल रही है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है मैग्नीट्यूड के बारे में, और साथ में हमें इंफॉर्मेशन मिली है किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये जो 50 मीटर पर सेकेंड होगा, अब ये एग्जाम्पल होगा, और ये एग्जाम्पल होगा किसका, वेलोसिटी का। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसको हम वेक्टर बोलते हैं। और क्यों वेक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ में इसका क्या है, डायरेक्शन भी है। अच्छा, मैंने कभी तुमसे बोला कि एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है, बॉडी का मास 50 kg है या 60 kg है बॉडी का मास। तो जब हम बोलते हैं किसी बॉडी का मास 50 kg है, तो उसका कोई डायरेक्शन होता है क्या, नहीं। तो ये जो मास रहेगा, बताओ ये मास अगेन एग्जाम्पल होगा किसका, स्केलर क्वांटिटी का। लेकिन अगर हम कहीं बोलते हैं कि एक पर्सन है, और मैं बोल रहा हूं कि जो भी पर्सन है, पर्सन का वेट 600 न्यूटन है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरा वेट अगर मान लो 600 न्यूटन है, तो कहां एक्ट कर रहा है, नीचे की ओर। भाई वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है कि अर्थ ने हमारे ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया। तो जो भी अर्थ होगी वो अर्थ फोर्स कहां अप्लाई कर रही है, नीचे की ओर। कितना अप्लाई कर रही है। तो जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट बेसिकली एक तरह का क्या है, फोर्स है। तो मास की बात करेंगे तो मास क्या है, स्केलर। लेकिन जब हम वेट की बात करेंगे तो बताओ वेट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी वहां पे। तो पहला जो डिफरेंस है वो यहां पे क्या है, स्केलर का मैग्नीट्यूड होगा, और जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा वहां पे। इतनी चीज क्लियर हुई। फिर देखो नेक्स्ट, अब हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक कंटेनर है। अब नेक्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में पानी भरा हुआ है। हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर में वहां पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस कंटेनर में मान लो 10 लीटर पानी भरा हुआ है, तो 10 लीटर वहां पे क्या हो गया, जब 10 लीटर होगा तो 10 लीटर वहां पे वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस कंटेनर में 10 लीटर वाटर भरा हुआ है, तो 10 लीटर क्या है, अच्छा इसका कोई डायरेक्शन है क्या, हम ऐसा बोलते हैं क्या कि 10 लीटर नीचे की ओर है, 10 लीटर ऊपर की ओर है। तो जब हम 10 लीटर की बात कर रहे हैं तो ये वॉल्यूम है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें 10 लीटर पहले से भरा था, इसमें मैंने 4 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो पहले से 10 था, अब और कितना ऐड किया, 4। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि यहां पे न्यू वॉल्यूम कितना है, तो अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे 10 + 4 14 लीटर आ गया कि नहीं आ गया वहां पर। अब टोटल 14 लीटर हो गया है। अब इसमें से हमने क्या किया, 6 लीटर विड्रॉ कर लिया। तो पहले 10 था, 4 ऐड किया, 14 हो गया। अब 14 में से हम 6 लीटर क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि न्यू वॉल्यूम कितना है, तो तुम बोलोगे 8 लीटर। तो कर क्या रहे हो तुम लोग, 14 पहले से था
-6 और इसको हमने क्या कर दिया 8। तो जब हम इस तरह से बोलते हैं कि 10 + 4 कितना देता है 14, 14 - 6 क्या देता है 8, और ये जो रहता है इसको हम बोलते हैं सिंपल अर्थमेटिक। ये हमारी वहां पे सिंपल अर्थमेटिक है। सिंपल अर्थमेटिक में हम लोग क्या बोलते हैं 4 + 3 7 देगा, 10 - 2 8 देगा। तो इस तरह से जब हम मैथ्स में करते हैं तो इसको वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल अर्थमेटिक बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है, उसका मास अभी 15 kg है। मान लो कोई बॉडी है, उस बॉडी का मास 15 kg है। अब इसमें हमने 2 kg और लाके प्लेस कर दिया। अब मैं पूछूं मास कितना हो गया, तो अब तुम बोलोगे जो मास होगा न्यू वो बेसिकली 17 kg बोलोगे कि नहीं बोलोगे वहां पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू सिंपल अर्थमेटिक। तो इतना लिखो और उसमें पॉइंट लिखो जरा। मैंने पॉइंट क्या बोला वहां पे, लिखो वहां पे स्केलर क्वांटिटीज विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। स्केलर क्वांटिटीज विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू सिंपल अर्थमेटिक। जो सिंपल अर्थमेटिक होगी उसके अकॉर्डिंग हम इन क्वांटिटीज को क्या करेंगे, ऐड या फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे वहां पे। लिखा है ना। अब फिर यहां पे देखो जरा, यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड, और जो भी ग्राउंड है ग्राउंड के ऊपर हमने क्या किया, एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। और अब इस ब्लॉक पे हम एक तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 4 न्यूटन का, और इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं एक और फोर्स 3 न्यूटन का। तो ब्लॉक पे बेसिकली हम कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 2। एक हम अप्लाई कर रहे हैं 4 न्यूटन का, दूसरा हम अप्लाई कर रहे हैं 3 न्यूटन का। अब मैं इस केस में पूछता हूं कि इस ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, और अगर तुम बोल रहे हो 3 + 4 कितना, तो गलत है। अब हम क्या बोलेंगे, यहां पे 3 और 4, देखो टोटल का मतलब क्या है, टोटल का मतलब है कि इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब फोर्स स्केलर है क्या, नहीं, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो यहां पे जब हम 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हो सकता है यहां पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 3 और 4 को हम ऐड करें, रिजल्ट 5 बन जाए। ऐसा भी कई बार होता है कि 3 और 4 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि 3 + 4 अगर सिंपल अर्थमेटिक होगी तो 3 + 4 हमेशा क्या देगा, 7। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि 3 और 4 को ऐड किया और आंसर हमें 5 मिल गया, या मैंने कभी ऐसा ही बोला कि 3 और 4 को ऐड किया, रिजल्ट 1 बन गया। अब 3 और 4 को ऐड करने पे 1 बन सकता है, 5 बन सकता है, 6 बन सकता है। इसका मतलब है कि इनको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। भाई 3 + 4 अगर 1 देता है तो इसका मतलब है कि यहां पे ऐड करने का तरीका भी क्या है, अलग है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिफाइन करते हैं यहां पे, कि ये
जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमें वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हमें वेक्टर्स के लॉ को क्या करना है, यूज करना है। तो यहां पे लिख लो, वहां पे वेक्टर क्वांटिटीज, या ऐसा लिख सकते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तुम्हारी इतनी कॉपी भर गई इतनी जल्दी, कोई दूसरी कॉपी है रफ? कि रफ कॉपी है कि 2-3 सब्जेक्ट लिखते हो एक साथ? हाँ, लिखा वहां पे, क्या लिखा? एडिशन, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ वेक्टर्स। लिखा? अब मैंने यहां पे वायर का रेजिस्टेंस R, हाँ, और इसको हमने कनेक्ट किया विथ अ बैटरी। बैटरी का ईएमएफ कितना? E। तो हमारे पास एक वायर का रेजिस्टेंस R और इसको हमने कनेक्ट किया विथ अ बैटरी। बैटरी का ईएमएफ कितना? E। अब बताओ, इस तरह का सर्किट हमने 9th-10th में देखा ही नहीं देखा? और ये सर्किट जब क्लोज होता है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट जाता है कि नहीं जाता है वहां पर? है कि नहीं? अब बताओ, जब इस सर्किट में करंट पास करता है तो कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि जो सर्किट है, सर्किट में करंट 5 एम्पेयर का जा रहा है। तो अगर हम करंट की बात कर रहे हैं तो बताओ करंट का मैग्नीट्यूड है कि नहीं? कितना मैग्नीट्यूड है करंट का? यहां पे 5 एम्पेयर। अच्छा, करंट का डायरेक्शन भी है कि नहीं है? इस केस में अगर तुम देखोगे, तुम बोलोगे करंट कहां फ्लो कर रहा है? करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। तो जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट का क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, करंट का डायरेक्शन भी है। अब बताओ, करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी? स्केलर होगी या वेक्टर होगी? हाँ? क्या? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो डायरेक्शन तो है ना? क्या है स्केलर? देखो, जो भी करंट है ना, करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट का क्या है? डायरेक्शन भी है, लेकिन स्टिल हमको इसको क्या बोलते हैं? एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अच्छा, देखो हम क्यों इसको स्केलर बोलते हैं? क्योंकि जब हम 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की। और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर यहां पे 3 एम्पियर का करंट आ रहा है इस वायर में, और यहां पे एक और वायर है और यहां पे कितना करंट आ रहा है? 4 एम्पियर आ रहा है। तो यहां से 3 एम्पियर आया, यहां से 4 एम्पियर आया, ये जंक्शन है। अब इसके बाद यहां से करंट बाहर निकलेगा। अब जो इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम बोलते हैं कि चार्ज हमेशा क्या है? कंजर्व है। भाई करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज कंजर्व है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहां से 100 कूलम का चार्ज आया तो यहां से कितना बाहर निकलना चाहिए? अगर 100 की जगह 80 निकला तो चार्ज का लॉस हो गया। तो जो चार्ज है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज हमेशा वहां पे क्या होता है? कंजर्व रहता है। अब चार्ज को अगर कंजर्व रखना है तो इसका मतलब है कि यहां से अगर 7 एम्पियर का करंट आया, करंट का मतलब क्या है? अबे फ्लो ऑफ चार्ज ना, यानी 1 सेकेंड में 7 कूलम का चार्ज आया तो निकलेगा भी कितना?
तो यहां पे जो करंट बाहर आएगा वो 7 ही आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि यहां से 3 आया, यहां से बताओ, यहां पे वायर से अगर यहां पे 3 आएगा, यहां पे 4 आएगा, तो 3 + 4 हमेशा क्या देगा? और अगर 3 + 4 हमेशा 7 दे रहा है तो बताओ ये सिंपल अर्थमेटिक है कि नहीं है? वेक्टर में 3 + 4 हमेशा 7 देगा क्या? नहीं। 2 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? करंट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर्स के लॉ को ओबे कर रहा है क्या? नहीं ओबे कर रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिनका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और जो वेक्टर के लॉ को क्या कर रही होंगी? ओबे कर रही होंगी। अगर ये तीनों चीजें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम उसको वेक्टर नहीं बोलेंगे। समझ में? ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन वो वेक्टर के लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तो फिर हम उनको वहां पे क्या बोल देते हैं? स्केलर बोल देते हैं। तो लिखो अब यहां से डेफिनेशन। और डेफिनेशन लिखो सबसे पहले वहां पे स्केलर क्वांटिटीज की। तो लिखो वहां पे स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, scalar quantities are those quantities which are having magnitude only. Scalar quantities are those quantities which are having magnitude only. Scalar quantities are those quantities which are having magnitude only, and their addition or subtraction and their addition or subtraction can take place, and their addition or subtraction can take place according to simple arithmetic, and their addition or subtraction can take place according to सिंपल अर्थमेटिक। और वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखो वहां पे। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which are having vector quantities are those quantities which are having magnitude and direction. Vector quantities are those quantities which are having magnitude and direction, and they obey the laws of vectors. Vector quantities are those quantities which are having magnitude and direction both, and they obey the laws of vectors. अगर वेक्टर्स के लॉ को ओबे नहीं करेगी तो वो क्वांटिटीज हमारी वेक्टर नहीं कहलाएगी। इतनी चीज समझ में आई? अब देखो हम लोगों ने क्या बोला, जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर बेसिकली मैथ्स का एक टॉपिक है, ये फिजिक्स में नहीं होता है। जो वेक्टर है वो मैथ्स का टॉपिक है, और हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने क्या बोला है, और हमें इन क्वांटिटीज को कई बार ऐड करना होगा, कई बार हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, कई बार हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इन क्वांटिटीज को हमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? हमें वेक्टर के लॉज मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब वेक्टर्स के लॉज मालूम होंगे तभी इन क्वांटिटीज को हम क्या कर पाएंगे? ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे वहां पे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे वेक्टर्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे वेक्टर्स।
और सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला उसमें लिखो, वेक्टर्स में हेडिंग डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले लिखो वहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। अच्छा, पहले इस पे पॉइंट लिखो वहां पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? जब मैं बोलता हूं कि वेक्टर को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि हमें दोनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसके मैग्नीट्यूड के बारे में, और साथ में हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अबाउट इट्स डायरेक्शन। तो मैं अगर तुम्हें कहीं बोल रहा हूं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, तो हमें इन दोनों के बारे में आइडिया मिलना चाहिए। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। तो जो पहला तरीका होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। पहला जो तरीका होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है वहां पे ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में हम करते क्या है? देखो, ग्राफिकल मेथड में बेसिकली हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है वहां पे ग्राफ पेपर की। अगर हम ग्राफिकल मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे? ग्राफ पेपर की। अब जो भी ग्राफ पेपर रहता है उस पे हम इस तरह से एक एरो ड्रॉ करते हैं। तो जब हम ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे तो ग्राफ पेपर पे हम इस तरह का क्या करते हैं, एक एरो ड्रॉ करते हैं। अब ये जो एरो रहता है, ये जो एरो रहता है, इसी को हम वहां पे बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ पेपर पे कभी अगर हमने इस तरह से एक एरो खींच दिया तो वो क्या बन गया? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बन गया। अच्छा, ये जो लाइन की लेंथ होती है, ये जो लाइन की लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं टेल, और ये जो पोर्शन रहता है इसको हम बोलते हैं हेड। जो टेल रहता है, टेल का मतलब है लाइन की लेंथ, और ये जो टेल रहता है, ये टेल बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जो हेड रहेगा, हेड क्या बताएगा? हेड बताएगा वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर नहीं चीज? तो जब भी हमें ग्राफ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, हम इस तरह से एक एरो खींच देंगे। जो भी लाइन की लेंथ है वो क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड। और हेड क्या बता रहा होगा वहां पे? डायरेक्शन। अब जैसे मान लो इस तरह से हमारे पास ग्राफ पेपर है, ये मेरा ग्राफ पेपर है, और ग्राफ पेपर पे एक को हमने मान लिया एक्स एक्सिस, दूसरे को क्या मान लिया? वाई एक्सिस। और ग्राफ पेपर पे देखा होगा इस तरह से स्क्वायर्स बने होते हैं, और कहीं मेजर करना, एक स्क्वायर कितने सेंटीमीटर का होता है? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। ऐसा देखा नहीं देखा? जो भी ग्राफ होता है, ग्राफ में जो एक स्क्वायर रहता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। और 9th 10th में जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो पहले हम क्या करते थे? अरे मान लो किसी चीज का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, हाँ, स्केल क्या? हम स्केल चूज करते थे, और स्केल पे हम बोलते थे कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, ऐसा बोलते ही नहीं बोलते थे? तो अब मैं तुमसे बोलता हूं कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। यानी 1 सेंटीमीटर की अगर मैं लाइन ले रहा हूं तो वो किसके बराबर है? 5 न्यूटन के बराबर है। अब मैंने यहां पे इस तरह से एक लाइन खींची, अच्छा, ये लाइन कितनी लेंथ की है? 1 2 3 4, बताओ 4 सेंटीमीटर की लाइन है कि नहीं है? और अब मैंने यहां पे एक एरो लगा दिया, हेड लगा दिया। अब तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे कि ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 3 4, 1 सेंटीमीटर मतलब 5 न्यूटन। तो बेसिकली ये 20 न्यूटन का
फोर्स है, किस डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे 20 न्यूटन का फोर्स है जो पॉजिटिव एक्स के अलोंग है। तो बताओ हमें दोनों चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली? अगर मान लो मैंने कभी एरो ऐसे खींच दिया होता, अब तुम क्या बोलोगे? अब अगर हमने इस तरह से एक एरो ड्रॉ किया, बताओ कितने सेंटीमीटर की लाइन है? 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर है कि नहीं है? और 1 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट? 5। तो अब तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे 30 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में? 30 न्यूटन का फोर्स है किस डायरेक्शन में? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, मान लो हमने कभी एरो ऐसे खींचा, अब बताओ हमें फिर से दोनों चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली? अब ये एरो क्या बता रहा है? ये बता रहा है 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया? तो अब हमें मालूम चल रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स है, किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो बताओ हमें दोनों चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली? हमें मैग्नीट्यूड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली और हमें इंफॉर्मेशन मिली किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में। वहां पे लिखो इतना वहां पे। कर दे रब? तुम लोग टेस्ट में मार्क्स कितने हैं? बीच में टेस्ट हुआ था ना, तो कितने आए थे मार्क्स? कितने थे? क्यों? क्यों नहीं दिया था? कि मालूम था कि टेस्ट है आज, है ना? रब करें? अच्छा भी बताओ, इस मेथड को हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते कभी यूज कर पाएंगे क्या? भाई फिजिक्स में तो हमें बेसिकली क्या करना है? लॉस को अप्लाई करना है, कैलकुलेशन करना है और आंसर लेके आना है। तो इस मेथड में लिमिटेशन क्या है? हमेशा हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्राफ पेपर पे हम स्केल लेंगे, फिर लाइन की लेंथ मेजर करेंगे, तो फिर वहां से हम वेक्टर ड्रॉ कर पाएंगे वहां पर। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम ग्राफिकल मेथड को यूज नहीं करते हैं। अब जो दूसरा तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, वो लिखो वहां पे।
एक तो तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का कि हम क्या करते हैं, एरो ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ पे, तो वो क्या बन गया, वेक्टर। अब जो दूसरा तरीका दिया गया है वो क्या दिया गया है, कोई भी अल्फाबेट लिखो, कोई भी अल्फाबेट लिखो, ए बी सी डी, कोई भी अल्फाबेट लिखो, और अगर हमने केवल अल्फाबेट लिखा है, मान लो ए हमने लिखा है, बी सी डी कुछ लिखा है, अगर केवल अल्फाबेट लिख रहे हो तो वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे अभी तक हम लोगों ने 9th 10th में कभी कई बार ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि ब्लॉक है, ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बताओ 9th 10th में कहीं ऐसी इक्वेशन थी कि नहीं थी, कि हम बोलते थे कि ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब बताओ कहीं पे डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है क्या वहां पे, नहीं। तो ये जो 10 न्यूटन था, ये 10 न्यूटन क्या बताता था, ये बताता था फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब मैंने क्या बोला है, अगर हमने केवल अल्फाबेट लिखा है तो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। लेकिन इसी अल्फाबेट के ऊपर अगर हमने एरो का साइन लगा दिया तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो रहेगी ये कहलाएगी अब वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, कुछ बुक में ये हमारा ये वेक्टर क्वांटिटीज है, या फिर बोल सकते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। कुछ बुक में इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वहां पे जो फॉरेन ऑथर की बुक रहेगी ना, उसमें इस तरह से बोल्ड कर देता है इसको वहां पे। क्या, हाँ देखा है फॉरेन ऑथर की बुक, क्या बताया था, क्या? तो अब बताओ यहां पे अगर हमने किसी लेटर को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, तो वो भी वहां पे क्या होता है, वेक्टर होता है। लेकिन हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन लेके चलते हैं, जो इंडियन ऑथर की बुक होती है उसमें यही लेके चलते हैं। तो हम लोग किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर एरो का साइन लगा देंगे तो क्या बन गया, वेक्टर। जैसे मैंने यहां पे क्या किया, तब ये क्या बन गया, अब हम बोलेंगे ये बन गया फोर्स वेक्टर। ये हमारा क्या बन गया, फोर्स वेक्टर। और ये केवल क्या था, फोर्स का मैग्नीट्यूड था वहां पे। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये यहां पे क्या है, फोर्स वेक्टर है। अब मैथ्स में फॉर्मूला दिया गया है, और फॉर्मूला दिया गया है किसका, किसी वेक्टर को लिखने का। तो फॉर्मूला क्या दिया गया है, किसी वेक्टर को लिखने का। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका है उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड लो, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है, साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो एन कैप होता है, ये एन कैप होता है यूनिट वेक्टर along the direction of A। यूनिट वेक्टर along the direction of A। तो अगर हमें किसी वेक्टर को लिखना है तो हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर होते क्या हैं, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो जब हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अब मैथ्स में 3 यूनिट वेक्टर दिए गए हैं। एक दिया गया है आई कैप, दूसरा जे कैप और तीसरा के कैप। तो मैथ्स में 3 यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब आई कैप क्या बताता है, आई कैप बताता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये पॉजिटिव एक्स के अलोंग है। जे कैप क्या बता रहा है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन ये पॉजिटिव वाई को इंडिकेट करता है। और जो के कैप रहता है वो इंडिकेट करता है पॉजिटिव जेड को।
अगर मान लो कभी हमने क्या लिख दिया, कभी हमने लिख दिया वहां पे माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो अब ये किसको बताएगा? नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई और नेगेटिव जेड को। तो तीन ही यूनिट वेक्टर हैं, एक है आई कैप, दूसरा है जे कैप, तीसरा वहां पे के कैप, और इस तरह से वहां पे ड्रॉ कर लो। ये अगर मैथ्स में एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? तो हमने डायग्राम में ऐसा कहीं शो कर दिया जेड एक्सिस। अब क्या शो करोगे यहां पे? आई कैप जो है, आई कैप यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है? पॉजिटिव एक्स के अलोंग है। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है पॉजिटिव वाई के अलोंग, और के कैप तुम्हारा यूनिट वेक्टर है पॉजिटिव जेड के अलोंग। वैसे तीन यूनिट वेक्टर होते हैं, और अगर हमें किसी दूसरे डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा तो आगे देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। लिखा इतना? हो गया? मैंने लास्ट लाइन क्या बोली थी नोट करने से पहले? क्या बोला था मैंने लास्ट लाइन? क्या तुम लोग मुंडी ला रहे थे ना? मैंने लास्ट लाइन क्या बोली थी? क्या है? नोट तो तुमने स्टार्ट उससे पहले मैंने क्या बोला था जब एंड किया था? मैंने बोला था कि अभी तक हमने केवल कितने वेक्टर शो किए यूनिट में? तीन। एक पॉजिटिव एक्स के अलोंग, एक पॉजिटिव वाई के अलोंग, पॉजिटिव जेड के अलोंग। लेकिन कोई जरूरी है क्या कि यूनिट वेक्टर किसी एक डायरेक्शन में हो? यूनिट वेक्टर तो ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई? हम यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर तो हम किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर होगा तो क्या लिखेंगे भाई? इस डायरेक्शन में होगा तो आई कैप लिखेंगे, इसके अलोंग होगा तो जे कैप लिखेंगे, इसके अलोंग होगा तो अब इसके अलोंग क्या लिखे वहां पे? तो अब क्या करें वहां पे? ये अब आगे पढ़ेंगे, जब लेक्चर 2-3 में आएंगे तो हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर अगर किसी दूसरे डायरेक्शन में होगा तो फिर उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम जो यूनिट वेक्टर लेके चलेंगे वो होगा आई कैप, जे कैप और के कैप। अब जैसे देखो वहां पे, यहां पे हमने शो किया ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक के ऊपर
ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस। अब बताओ डायग्राम देख के क्या पता चल रहा है? डायग्राम देख के पता चल रहा है कि ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में लग रहा है? अबे पॉजिटिव एक्स के अलोंग। अभी इस डायग्राम को देख के हम ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है? किस डायरेक्शन में लग रहा है? पॉजिटिव एक्स के अलोंग। अब मुझे अगर इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो लिखने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या दिया गया है, किसी भी वेक्टर को हम लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड, साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है? उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। और बताओ इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है कि नहीं है? तो हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जो भी फोर्स रहेगा उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 आई कैप। तो जो ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक पे जो फोर्स है ये केवल क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो इस फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वहां पे हम लिखेंगे क्या? 10 आई कैप। अच्छा, अब इसी केस में हमने एक और फोर्स लगाया ऐसा, इस फोर्स को बोलो F2। अब बताओ F2 को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखें? F2 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो तुम ऐसा ही लिखोगे -5j क्या? भाई नीचे की ओर यूनिट वेक्टर क्या है? -j कैप। अच्छा, मान लो ऐसा कोई फोर्स लग रहा है F3। अब बताओ F3 को क्या लिखें वेक्टर फॉर्म में? तो F3 को तुम वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखोगे ही नहीं लिखोगे? -20 आई कैप। बताओ यही हमारा वहां पे F1, F2 और F3 होगा कि नहीं होगा? वहां पे लिखा इतना? लिख लिया इतना? अबे हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं यहां बोलता हूं कि यहां पे एक ब्लॉक है, यहां पे एक ब्लॉक है, और मैंने बोला कि इस ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहां पे एक ब्लॉक रखा है, मैंने बोला ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब कहां लग रहा है? कुछ बोल पाओगे क्या? नहीं। लेकिन अब मैं बोलता हूं कि इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है 20j कैप। तो हमें मालूम है किसी भी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करते हैं? उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अगर मैंने 20j कैप लिखा है, इसका मतलब है कि फोर्स किसके अलोंग लग रहा है? पॉजिटिव y के अलोंग। तो बताओ इस तरह से हम फोर्स शो करेंगे कि नहीं शो करेंगे? अब तो अब बताओ, अब हमें डायग्राम की जरूरत है क्या?
मैंने अगर तुमसे बोला कि फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू, अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने कभी बोला कि बॉडी पे फोर्स लग रहा है -40 J कैप, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो बताओ हमें दोनों चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली? मैग्नीट्यूड कितना? 40 न्यूटन, डायरेक्शन क्या? तो बताओ ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, और साथ में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में। देखो यही कि नहीं वहां पे? अब मैंने अगर कहीं ऐसा बोला कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पर्सन है, बताओ पर्सन कितने से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से। अब ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है, बताओ ये वेलोसिटी है कि नहीं है? क्योंकि हम डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं, कहां है? राइट की ओर चल रहा है। तो इस वेलोसिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम 20 इंटू आई कैप, देखो जो वेलोसिटी रहेगी वो हमारी 20 आई कैप होगी कि नहीं होगी वहां पे? अच्छा, मैंने कभी ऐसा बोला कि ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे रेन ड्रॉप्स नीचे की ओर गिर रहे हैं, इस तरह से ग्राउंड पे रेन गिर रही है। अब बताओ रेन कहां आ रही है? नीचे की ओर। मान लो रेन कितने से हिट कर रही है? तो हम डायग्राम को देख के क्या बोलेंगे? रेन 100 मीटर पर सेकेंड से कहां आ रही है? नीचे की ओर आ रही है। अच्छा, इसी वेलोसिटी को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख दें? तो वहां पे हम लिख दें -100 J कैप। तो इसी तरह से वहां पे हम वेक्टर को इनिशियली क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। इतना लिखा ही नहीं लिखा वहां पे? लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके? वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, लॉज ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, लॉज ऑफ वेक्टर्स। और लॉज ऑफ वेक्टर्स में भी सबसे पहले लिखो वहां पे लॉज ऑफ एडिशन।
तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे लॉज ऑफ एडिशन की। अब वेक्टर्स के बहुत सारे लॉ होते हैं, लेकिन अभी हम लोग जिस लॉ की बात कर रहे हैं वो कहलाता है लॉज ऑफ एडिशन। अच्छा, हमें कब मालूम चलेगा कि वेक्टर को हमें ऐड करना है? तो कई बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे इस तरह का वर्ड यूज करेगा, जैसे कई बार यूज करता है फाइंड आउट टोटल फोर्स। कई बार ऐसा वर्ड यूज करता है फाइंड आउट टोटल फोर्स एक्टिंग ओवर अ बॉडी, या फिर कई बार ऐसा भी वर्ड यूज करता है फाइंड आउट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, और कई बार वहां पे ऐसा भी वर्ड यूज करता है फाइंड आउट नेट फोर्स। तो जब भी फिजिक्स में इस तरह का वर्ड यूज किया जाएगा टोटल, रिजल्टेंट या नेट, इसका मतलब है कि हमें वहां पे क्या करना है? ऐड करना है। जैसे मैंने बोला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अगर मैं बोलता हूं कि कहीं पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें वहां पे क्या करना है? ऐड करना है। तो जब हम लॉज ऑफ एडिशन की बात करते हैं तो इनके थ्रू हम वेक्टर्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और इसमें जो सबसे पहला लॉ आता है वो हेडिंग डालो वहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पे हम सबसे पहले जिस लॉ की बात करेंगे उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, जब भी इस लॉ की बात करेंगे, जब भी हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे तो ध्यान रखना है यहां पे हमेशा हमें जरूरत पड़ेगी ग्राफ पेपर की। जो ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उस लॉ के थ्रू हम वेक्टर्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। लेकिन जब भी हम इस लॉ को यूज करेंगे तो हमेशा हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्राफ पेपर की। अब मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर 4 न्यूटन का है, दूसरा वेक्टर 3 न्यूटन का। तो कितने वेक्टर्स हैं हमारे पास? दो। एक है 4 न्यूटन का, दूसरा, और हमें मालूम है सेम क्वांटिटी के साथ सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती ही नहीं होती है। तो अगर एक फोर्स है तो दूसरा भी क्या है? तो हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और दोनों का हमें मैग्नीट्यूड मालूम है कि नहीं मालूम है? एक का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना? 3 न्यूटन। अब देखो, जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, सबसे पहले उन दोनों वेक्टर्स को हमें ग्राफ पेपर पे क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम स्केल चूज कर लेते हैं और मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के इक्विवेलेंट है। समझ में? हमें इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि जिन दो वेक्टर्स को ड्रॉ करना है उनके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्केल चूज करनी पड़ेगी। तो जब भी हम 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो क्या बताएगा? 1 न्यूटन को। अब ये लॉ क्या बोलता है? जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है सबसे पहले उन दोनों को ड्रॉ करो। तो पहले मैंने ड्रॉ किया इस तरह से वेक्टर ए। अब बताओ, इस तरह से अगर मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया है तो ये लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। ये जो लाइन रहेगी ये 4 सेंटीमीटर की होगी कि नहीं होगी ग्राफ पे? अब ये लॉ क्या बोल रहा है? ये लॉ बोल रहा है जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है सबसे पहले उन दोनों वेक्टर्स को हमें ग्राफ पे क्या करना है? ड्रॉ करना है। किस तरह से ड्रॉ करना है? हमें इस तरह से ड्रॉ करना है कि एक वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। समझ में? क्या समझ में है? एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करता है। एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से,
अच्छा, जो वेक्टर बी है वो भी हमने स्केल पे ड्रॉ किया कि नहीं ड्रॉ किया? तो इस लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो इस लाइन की लेंथ होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। अब देखो, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, अगर हमने दो वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ कर दिया है कि एक का हेड किससे कोइंसाइड कर रहा है? दूसरे के टेल से, तो जब हम फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर सी मिलेगा। तो सी यहां पे क्या है? सी यहां पे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब हो गया एडिशन। तो हम ऐसा लिखेंगे कि वेक्टर सी किसके बराबर है? तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। नहीं नहीं, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, हमें इस तरह से ड्रॉ करना है उन दोनों वेक्टर्स को कि वेक्टर ए का हेड पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के किससे कोइंसाइड कर जाए? टेल से। अगर ऐसा हो गया तो जब भी हम फर्स्ट के टेल से सेकेंड के हेड को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट मिल जाएगा वहां पे। अच्छा बताओ, ये सभी वेक्टर हमने स्केल पे ड्रॉ किए नहीं ड्रॉ किए? अब हमने स्केल से ये लाइन की लेंथ मेजर करी, मान लो हमने स्केल से लाइन की लेंथ मेजर करी और ये लाइन की लेंथ मान लो 6.2 सेंटीमीटर दिखाई दी। भाई ए भी स्केल पे, बी भी किस पे? स्केल पे। तो बताओ यहां से यहां जब लाइन की लेंथ मेजर करेंगे तो ये लाइन की लेंथ क्या देगा? अबे ये जो मैंने, ये वेक्टर सी है कि नहीं है? अब मैंने वेक्टर सी की लेंथ मेजर करी तो मैंने क्या बोला है? वेक्टर की लेंथ क्या बताता है? उसका मैग्नीट्यूड। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो वेक्टर सी है उसका मैग्नीट्यूड 6.2 न्यूटन है। तो अब क्या मिल गया? हम बोलेंगे 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन मिलके कितना देंगे? 6.2 न्यूटन। वहां पे आया कि नहीं समझ में? अच्छा, प्रोटेक्टर से हम ये डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? अरे प्रोटेक्टर रखो। प्रोटेक्टर क्या होता है? क्या होता क्या है इसका मतलब? क्या होता है प्रोटेक्टर का? एंगल। हाँ, तो यहां पे अगर प्रोटेक्टर लाके प्लेस करोगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब हमें मैग्नीट्यूड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई और डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई। किसके लिए? रिजल्टेंट के लिए। लेकिन अब देखो, मान लो गलती से हमने बी वेक्टर को ऐसे ड्रॉ किया होता। भाई हमने केवल यही बोला ना कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से क्या करना चाहिए? कोइंसाइड करना चाहिए। अब गलती से हमने बी वेक्टर को ऐसे ना करके ऐसे ड्रॉ किया होता, तो अब बताओ रिजल्टेंट कैसे मिलता? रिजल्टेंट मिलता जब इसके टेल से इसके हेड को हम क्या करते? अब बताओ जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कि लाइन की लेंथ बन गई, बढ़ गई, तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? अच्छा, मान लो गलती से हमने वेक्टर बी को ऐसे ड्रॉ किया होता, गलती से
अब क्या होता? अब जब हम किसको ज्वाइन करते हैं? हम ज्वाइन कर रहे हैं यहां पे इसके टेल और इसके हेड को। अब बताओ जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? कम हो गया। और एंगल एंगल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया वहां पे? इसका मतलब है कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर सी है वो किस पे डिपेंड करेगा? अबे ए और बी के मैग्नीट्यूड पे, साथ में बी के ओरिएंटेशन पे। बी को हम किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं उसी पे क्या डिपेंड करता है? उसी पे डिपेंड करता है वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर सी। आया ना? अब ये जो ओरिएंटेशन होता है इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे। अगर हम बी का ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। लिखा उतना? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे। क्या हो गया? स्विंग ऑफ है। लिख लिया ना इतना? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट लिखो वहां पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो, जब भी हम किसी वेक्टर की बात करते हैं, जब भी हम किसी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसके साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है? डायरेक्शन। जैसे मैंने अगर कभी बोला कि एक वेक्टर है 10i और दूसरा वेक्टर एक वेक्टर क्या लिखा मैंने? 10i, दूसरा वेक्टर। बताओ ये दोनों वेक्टर सेम है क्या? क्या चीज सेम है दोनों का? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है? ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव एक्स को। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव। तो जब किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर भी अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि यहां पे हमारे पास एक वेक्टर है इस तरह से, ये वेक्टर ए है, तो बताओ इसका कुछ मैग्नीट्यूड है कि नहीं? और इसका डायरेक्शन क्या है अभी? पॉजिटिव एक्स। अब देखो वेक्टर ए अभी ऐसा था, अब इमेजिन करो वेक्टर ए को हमने ऐसा रोटेट कर दिया, यानी हम क्या कर रहे हैं? वेक्टर ए का ओरिएंटेशन ऐसे चेंज कर देते हैं। अब बताओ कोई वेक्टर ऐसा रखा था, इसको हमने ऐसा टर्न कर दिया, क्या चीज चेंज हुई? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या? नहीं। क्या चेंज हो गया? तो वेक्टर सेम रहा क्या? अभी कहां सेम रहा? देखो वेक्टर सेम कब रहेगा? जब मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। और तो यहां पे जब मैंने इस वेक्टर को ऐसा रोटेट कराया तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज किया, लेकिन क्या चीज चेंज कर दी? तो ये जो रहेगा ये अब हमारा न्यू वेक्टर कहलाएगा। इतनी चीज समझ में आ रही है? अगर किसी वेक्टर को हमने इस तरह से रोटेट कर दिया तो फिर वो क्या बन गया? एक नया वेक्टर बन गया। लेकिन बताओ इसी वेक्टर को ऐसा था कि नहीं था ये? अब इसी वेक्टर को हम ऐसे नीचे लेके आ गए, बताओ क्या चीज हमने चेंज करी?
अरे कुछ नहीं ना, वेक्टर ऐसा था, इसको हम ऐसे नीचे लेके आ गए तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या, डायरेक्शन चेंज हुआ, तो इसको हम वेक्टर ए बोलेंगे, लेकिन इसको हम वेक्टर ए नहीं बोलेंगे। तो जब भी हम किसी वेक्टर को मूव कराएंगे, अगर इस तरह से मूव कराओगे तो डायरेक्शन, ना तो डायरेक्शन चेंज होगा ना ही मैग्नीट्यूड, लेकिन इस तरह से अगर चेंज करोगे तो डायरेक्शन वहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हमारे पास एक वेक्टर यहां कहीं है, हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, और एंगल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, थीटा से। अब देखो, जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, हमें दोनों के टेल टू टेल को मीट कराना है। अगर दो वेक्टर्स के बीच का हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन। बोलो, मैंने क्या बोला है, अगर दो वेक्टर्स के बीच का अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, टेल से टेल मिलाएंगे। लेकिन अभी टेल टू टेल मीट कर रहे हैं क्या, नहीं, तो अब हमें क्या करना है, टेल टू टेल मीट कराना है। लेकिन जब टेल टू टेल मीट कराना होगा तो हमें वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा। तो या तो हम वेक्टर ए को मूव कराएं या फिर वेक्टर, लेकिन किस तरह से मूव कराएंगे, हम इस तरह से मूव कराएंगे कि डायरेक्शन चेंज ना हो। तो अब इस केस में हमने क्या किया, वेक्टर बी को ऐसे पीछे लेके आ जाओ और वेक्टर ए को भी ऐसा थोड़ा पीछे लेके आ जाओ। तो बताओ इस तरह से अब आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ, ऐसा जब हमने मूव कराया तो कुछ फर्क पड़ा क्या, तो अब हमने क्या बोला, अब हमने बोला कि जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होगा तो या तो हम एक वेक्टर को मूव कराएंगे या फिर दोनों को मूव कराएंगे। लेकिन कंडीशन क्या होगी, जब भी दो वेक्टर्स मूव करेंगे तो उनका डायरेक्शन वहां पे चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में इतना। अब जब दो वेक्टर्स के टेल टू टेल मीट कर जाते हैं तो उस टाइम पे दो एंगल बनते हैं, और जो स्मॉलर एंगल होगा वही हमारा थीटा कहलाएगा। और थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझ में इतना, लिखो जरा इतना वहां पे। लिखा इतना। अब फिर से डायग्राम देखो जरा, यहां पे एक वेक्टर, यहां पे एक वेक्टर ए, यहां पे एक और वेक्टर बी। अब बताओ दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, यहां पे एक वेक्टर ए, यहां पे दूसरा वेक्टर क्या है, बी। हमें बताना है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। तो आप क्या करोगे, फिर से हम दोनों के टेल टू टेल क्या कराएंगे, मीट कराएंगे। अब बताओ टेल टू टेल मीट कराना, तो बी को हम इस तरह से नीचे ले आओ वहां पे। अब बताओ दोनों के टेल टू टेल मीट कर गए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है कि नहीं वहां पर। फिर नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो, एक वेक्टर ए ऐसा, दूसरा वेक्टर बी ऐसा।
एक वेक्टर ए इस तरह से है, दूसरा वेक्टर बी इस तरह से। अब बताओ, अब मुझे अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? हम ए का टेल और बी के टेल को क्या कराएंगे? मीट कराएंगे। तो अब यहां पे दोनों के टेल को मीट कराने के लिए बी को ऐसा नीचे की ओर लेके जाओ। अब बताओ कौन सा एंगल स्मॉलर है? जो स्मॉलर होगा वही थीटा होगा। तो ये स्मॉलर है कि नहीं है? तो अभी ये स्मॉलर था, अभी ये स्मॉलर था, अभी ये स्मॉलर था। अब मैंने फिर से बोला ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। बताओ दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं। अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो उसको वहां पे हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। एक होता है पैरेलल वेक्टर्स, दूसरे क्या होते हैं? एंटी पैरेलल्स। तो एंटी पैरेलल्स में डायरेक्शन क्या हो गया? ऑपोजिट। अब बताओ कैसे हम दोनों के टेल टू टेल को मूव कराएं, मीट कराएं? तो बी को ऐसे पहले पीछे लेके आए, फिर क्या लेके आ जाएं? नीचे। कुछ फर्क पड़ा क्या? अब अगर देखोगे तो बताओ ये एंगल स्मॉलर है कि नहीं है? तो तुम बोलोगे थीटा की वैल्यू कितनी? 180। है ना? अब एक वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर ऐसा। अब मैंने बोला कि दोनों के बीच में एंगल कितना। तो अब क्या करें? या तो हम ए को शिफ्ट करें या फिर बी को। तो बी को ऐसा नीचे शिफ्ट करके ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? अब बताओ बी को जब हम ऐसा नीचे लेके आएंगे तो बताओ कौन सा एंगल अब स्मॉल होगा? अभी ये एंगल स्मॉल था, ये एंगल स्मॉल था, ये एंगल स्मॉल था। बेसिकली हम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे थे। अब क्या होगा? अब ये जो एंगल रहेगा ये एंगल स्मॉल होगा कि नहीं होगा? वहां पे लिखा है ना? ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अब बताओ दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। अब एंगल क्या हो जाएगा वहां पे? यहां पे अगर देखोगे तो एंगल कितना? 0 डिग्री। अब इन सभी डायग्राम को कंबाइन कर दो। बताओ अब इन सभी डायग्राम को कंबाइन करोगे तो हम ऐसा बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कहां से कहां वेरी करता है? तो लिख लो वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक वेरी करता है। तो क्वेश्चन में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो एंगल हम 0 से लेके 180 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 180 से ज्यादा देखोगे तो फिर ये एंगल वहां पे क्या बन जाएगा? स्मॉलर बन जाएगा। लिखा है ना? अब जो ट्राइंगल लॉ था वहां पे याद है हमने क्या किया था? वहां पे हमने दो वेक्टर्स को पहले ड्रॉ किया था। किस तरह से ड्रॉ किया था? कि एक का हेड कोइंसाइड करता है किसके टेल से?
दूसरे के टेल से। जब ऐसा होगा तो रिजल्टेंट कब मिलेगा? रिजल्टेंट मिलेगा जब फर्स्ट का टेल और सेकंड के हेड को हम वहां पे क्या कर रहे होंगे? ज्वाइन कर रहे होंगे। तो बताओ यही रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा वहां पे? यही था नहीं था वहां पे? अब ये चीज बताओ यहां पे किन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं? एक तो है ए, दूसरा है बी। ये दोनों ऐड करके क्या दे रहे हैं? तो सी रिजल्टेंट है कि नहीं है? तो इस तरह से ये फॉर्मूला तो कई जगह यूज किया जाएगा कि ए प्लस बी यहां पे क्या दे रहा होगा? सी दे रहा होगा वहां पे है। अब यहां पे बताओ किन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं? ए और बी को। तो इनके बीच में वहां पे कुछ एंगल भी होगा कि नहीं होगा? अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में अगर एंगल देखना है तो ए को इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं? अब ए को अगर हमने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया तो ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया कि नहीं हो गया वहां पर? तो मैंने क्या बोला था? ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? अबे ये जो लाइन की लेंथ आई है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे। अगर एंगल घटा दोगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और एंगल बढ़ा दोगे तो मैग्नीट्यूड वहां पे क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है 4 न्यूटन का, दूसरा वेक्टर है 3 न्यूटन का, और अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? ऐड करना है, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। जब तक हमें दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं मालूम होगा तब तक हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल देता कि एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो हम क्या करते? यहां से एक लाइन खींचते ए, फिर यहां पे क्या करते? एक स्केल रखते और प्रोटेक्टर से कितना एंगल मेजर करते हैं? 60। 60 पे क्या ड्रॉ कर देते हैं? अब बताओ सब कुछ हमने एग्जैक्टली ड्रॉ किया नहीं ड्रॉ किया? भाई ए का मैग्नीट्यूड ड्रॉ किया, बी का मैग्नीट्यूड ड्रॉ किया, एंगल मालूम था, अब हमने स्केल से इस लाइन की लेंथ को क्या कर लिया? मेजर कर लिया। तो हमें वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा? वेक्टर सी का डायरेक्शन। है समझ में? तो दो वेक्टर्स को जब ऐड करोगे तो हमें दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में क्या चाहिए? एंगल। अगर नहीं दिया गया है तो एंगल 0 से लेके 180 तक फिर कुछ भी पॉसिबल है इतना समझ में? तो इतना नोट करो, इसमें लास्ट में लिखो लॉ, स्टेटमेंट लिखो ट्रायंगल लॉ का। लिखा? अब लिखो इसका क्या लिखा कि नहीं लिखा? तो लिखो अब इसका स्टेटमेंट लिखो। अब बताओ स्टेटमेंट क्या होगा ट्रायंगल लॉ का? अबे स्टेटमेंट पूछ रहा हूं। क्या क्या? One vector should coincide with the tail of other vector, and to find the addition
हाँ लिखो, इंग्लिश में लिख लो वहाँ पे, लिखो वहाँ पे, इफ द टू वेक्टर्स आर ड्रॉन, if the two vectors are drawn such that, if the two vectors are drawn such that the head of first vector, if the two vectors are drawn, if the two vectors are drawn such that the head of first vector coincides with the tail of second vector, if the two vectors are drawn, if the two vectors are drawn such that, क्या लिखा वहां पे, such that the head of first vector coincides with the tail of second vector, then the resultant vector will be obtained, then the resultant vector will be obtained by joining, then the resultant vector will be obtained by joining the tail of first vector, then the resultant vector will be obtained by joining the tail of first vector to the head of second vector. समझ में? और दो एंगल कब मिलेंगे? क्या? अब मैंने बोला दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कब मिलेगा? जब दोनों के टेल टू टेल कोइंसाइड करेंगे। और यहां पे क्या देखना है? अबे यहां पे टेल और हेड देखना है। जब ऐड करने जाओगे तो हम हेड को किससे कोइंसाइड करेंगे? टेल से। और जब एंगल मेजर करने जाओगे तो हम टेल टू टेल देख रहे होंगे वहां पे। अब जैसे मैंने कहीं बोला कि ये वेक्टर ए बताओ कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है? इस डायग्राम को देखो रहा और डायग्राम को देख के बताओ अब कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है। बताओ किसका हेड किसके टेल से कोइंसाइड कर रहा है? ए का हेड बी के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पे जब हम फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें क्या देगा? देखो यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा कि नहीं होगा वहां पे? इतना समझ में है?